सितंबर 1976 जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक 23 साल की लड़की की मौत हो जाती है। उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। उसके घुटने इतने खराब तरीके से छिल चुके थे कि वो चल भी नहीं पा रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी मौत से पहले उसके ऊपर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया था, मतलब झाड़ फूक। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर शैतानी ताकतें थी और कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ एक मेंटल इलनेस की पेशेंट थी। लेकिन दुनिया आज तक ये सवाल का जवाब नहीं दे पाई। क्या एनालिस मिचेल सच में पोजेस्ड थी या फिर वो एक ऐसी लड़की थी जिसे समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो रिलीजियन, साइंस और मिस्ट्री के बीच के सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरीज में से एक बन चुकी है। एनालिस मिचेल, द रियल एक्सोर्सिज्म केस। जब भी एक्सोर्सिज्म की बात होती है तो ज्यादातर लोग हॉलीवुड मूवी को याद करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे फेमस एक्सोर्सिज्म स्टोरी कोई फिल्म नहीं थी। ये एक रियल केस था, एक रियल फैमिली, एक रियल गर्ल और एक रियल डेथ। इस केस ने जर्मनी को हिला कर रख दिया था। चर्च पर सवाल उठ गए, डॉक्टर और प्रीस्ट आमने सामने आ गए और कोर्ट तक को फैसला करना पड़ा कि जिम्मेदार कौन था। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। द रियल एक्सोर्सिज्म केस, एनालिस मिचेल। एनालिस मिचेल का जन्म 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ। वो एक बहुत ही रिलीजियस कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करते थे। बचपन में एनालिस एक नॉर्मल और इंटेलिजेंट लड़की थी। स्कूल में काफी अच्छी थी और उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा था। लेकिन 16 साल की एज में सब कुछ बदल गया। 1968 में एक दिन स्कूल के दौरान एनालिस अचानक बेहोश हो गई। उसके बॉडी में अजीब स्पैसम्स आए। डॉक्टर ने टेस्ट किए और डायग्नोसिस आया टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी के दौरे। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी। उसे मेडिसिन दी गई, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। अगले कुछ सालों में एनालिस ने अजीब एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करना शुरू किए। उसने कहा कि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी कभी उसे लगता था कि कोई इनविजिबल फोर्स उसके आसपास है। उसने बताया कि उसे डार्क फेसेस नजर आते हैं। रिलीजियस ऑब्जेक्ट देखकर उसे डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता था। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये एपिलेप्सी और सभी साइकेट्रिक सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता था। लेकिन फैमिली और लोकल रिलीजियस में एक अलग सोच डेवलप होने लगी। कुछ लोगों को यहाँ पर लगने लगा कि ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ही है, समथिंग डार्कर। 1973 तक सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी थी। मेडिसिन का इफेक्ट लिमिटेड था। एनालिस डिप्रेशन और हेलुसिनेशन से स्ट्रगल कर रही थी। अब वो अपने बॉडी पार्ट को अपने नाखून और अदर ऑब्जेक्ट से स्क्रैच करके खुद के ब्लड एंड यूरिन को टेस्ट कर रही थी। अब वो अपने रूम में कई दिनों तक अकेली पड़ी रहती थी। उसको किसी से कोई भी इंटरेक्शन करना पसंद नहीं था। बस एक तरफ अपने रूम के कोने में पड़े दीवार और बाकी ऑब्जेक्ट को घूरती रहती थी। और अगर उससे कोई मिलने जाता तो वो अजीब आवाज निकालकर गुस्से से उसके तरफ देखती थी। लेकिन अब उसके फैमिली वाले श्योर हो गए थे कि एनालिस के अंदर कोई इविल एंटिटीज है। फैमिली ने कई प्रीस्ट से कांटेक्ट किया, लेकिन चर्च जनरली एक्सोर्सिज्म की परमिशन इतनी आसानी से नहीं देता। कई प्रीस्ट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। सब ने कहा कि इसे मेडिकल की जरूरत है। उनका मानना था कि ये मेडिकल इशू हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली काफी कोशिश के बाद एक प्रीस्ट ने रिपोर्ट सबमिट कर दी और कहा गया कि सिम्टम्स बहुत ही अनयूजुअल हैं। एंड आखिरकार 1975 में ऑफिशियल परमिशन मिल गई। अब एक्सोर्सिज्म शुरू होने वाला था। सितंबर 1975 से लेकर जुलाई 1976 तक एनालिस पर लगभग 67 एक्सोर्सिज्म सेशंस किए गए। हर सेशंस कई घंटों तक चलता था। रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक वो चिल्लाती थी, ग्रोलिंग आवाजें निकालती थी, कभी कभी अपनी आवाज से बिल्कुल अलग टोन में बोलती थी, मानो उसके अंदर एक नहीं बल्कि डजन्स ऑफ एंटिटीज हैं। Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Sauflügelei. Und jetzt kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wer ich? Der Judas. Und der Nero. Der Kain. Und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. बिलीवर कहते हैं कि ये 100% पोजेशंस के साइन है। लेकिन यहाँ पर स्केप्टिक्स का मानना था कि सेवियर मेंटल इलनेस और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी ऐसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। सेशंस के दौरान उसकी फिजिकल हेल्थ लगातार गिरती गई। वो बहुत ही कम खाने लगी और कमजोर होती गई और उसका बॉडी वेट डेंजरस लेवल तक पहुँच गया।
1 जुलाई 1976 एनालिस मिचेल की डेथ हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी मौत सेवियर मैलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से हुई। जब अथॉरिटीज ने केस इन्वेस्टिगेट किया तो पूरे जर्मनी में एक शॉक की वेव आ गई। सवाल उठने लगे कि अगर वो इतनी बीमार थी तो मेडिकल इंटरवेंशन क्यों नहीं हुआ? अगर एक्सोर्सिज्म काम कर रहा था तो उसकी कंडीशन और खराब क्यों होती गई? डेथ के बाद केस कोर्ट तक पहुंच गया। एनालिस के पेरेंट्स और 2 प्रीस्ट पर नेग्लेंस के चार्जेस लगाए गए। कोर्ट में 2 नैरेटिव सामने आए। एक साइड मेडिकल एक्सपर्ट जो कहते थे कि एनालिस सेवियर न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफर कर रही थी, और दूसरी साइड रिलीजियस विटनेसेस का मानना था कि अनयूजुअल इवेंट नॉर्मल साइंस से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने आखिरकार पेरेंट्स और प्रीस्ट को गिल्टी माना। उन्हें सस्पेंडेड सेंटेंसेस दी गई। आज लगभग 50 साल बाद भी एनालिस मिचेल का केस अनरिजॉल्व्ड डिबेट बना हुआ है। मेडिकल कम्युनिटी के लिए ये अनट्रीटेड मेंटल इलनेस और रिलीजियस इन्फ्लुएंस की ट्रैजिक एग्जांपल है। कुछ बिलीवर्स के लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कन्विंसिंग पोजेशन केस में से एक है। एविडेंस को देखकर एक्सपर्ट्स अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं, एनालिस मिचेल की स्टोरी एक ट्रेजेडी थी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या एनालिस मिचेल एक न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इलनेस की विक्टिम थी, या क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे साइंस आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। सी यू।